हाय एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं सेकेंड क्लास, ये होगा हमारा पॉलिटी का, जिसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है पूरा संविधान का। ओके। ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो 12 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसका कुछ बेसिक डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे, राजा किंग जॉन, महाराजा जॉन होते हुआ करते थे, जो अपने वहाँ के जो है नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट बनाना ज़रूरी समझा और उन्होंने बनाया था। उसी के बेसिस से आज लगभग सभी देशों में फंडामेंटल राइट दिया गया है, यानी कि कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार मतलब होता है कि जिनके बिना जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब ये सारे कानून अगर नहीं होंगे तो जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मानव के लिए, मानव जाति के लिए। इस वजह से जो है इन्हें फंडामेंटल राइट बोला गया, यानी कि मौलिक अधिकार बोला गया, जो एकदम बेसिक जो है ना वो मिलना ही चाहिए। पहला डिमांड जो है, जब आज़ाद भारत नहीं था, भारत आज़ाद नहीं था, तो पहला डिमांड जो है एनी बेसेंट के द्वारा करा गया था। एनी बेसेंट के द्वारा करा गया था। फर्स्ट रिटेन डिमांड जो है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू के द्वारा करा गया था। 1931 में जो है कराची सेशन हुआ, जिसमें जो है कांग्रेस के द्वारा मांगा गया, और उसमें प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही इसे मांगा गया था। 1931 में ही सेकेंड राउंड ऑफ द टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में हुआ ये। और उस समय जो है गांधी जी ने इसकी मांग करी थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए। ये जो कमेटी था उसका नाम क्या हुआ करता था? तेज बहादुर सप्रू कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चूँकि इन्होंने यही कमेटी जो है फंडामेंटल राइट दिया और डीपीएसपी दिया। फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से अडॉप्ट करा गया और आयरलैंड से जो है डीपीएसपी अडॉप्ट करा गया। फंडामेंटल राइट एक्चुअल में होता क्या है? इसे कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है। अगर आपका कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी किसी भी प्रकार की अगर फंडामेंटल राइट से आपको वंचित अगर करा जाता है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। भारत के कोर्ट में, हाई कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज कर, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हो उसको, यानी कि रीट पिटीशन दायर कर सकते हो। जबकि डीपीएसपी जो है उस पे जो है आप रीट पिटीशन या किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं कर सकते हो। वो अपना राज्य का जो है वो वेलफेयर में अपना काम करेगा, अपना राज्य के नागरिकों के लिए राज्य जो है वेलफेयर में काम कर सकता है। वो खुद में फ्रीडम होते हैं ये। तो पहले जो है ना मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट वो टोटल 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी एक जो है हटाकर इसमें भी टोटल 6 बचे हैं, और वही 6 हम लोग टोटल पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ये दिमाग में बैठा लो कि समता का अधिकार जो है 14 से 18 तक बताया गया है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल जो है वो 19 से लेकर के 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया। राइट टू फ्रीडम टू द रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है। राइट टू द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार 29, आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया। और एक और बताया गया राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, जो आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है। और इसी को जो है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे आत्मा की कुंजी बोला गया ना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फंडामेंटल राइट 6 हो गया। राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 तक दिया गया। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 बताया गया है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है 29 और 30 में बताया गया। और 32 में जो है वो बताया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी के बारे में।
आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोलता है, क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट जो है, स्टेट्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टेट का डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। कौन कौन होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब यहाँ हो जाएगा राज्य नहीं है, यहाँ भारत को संबोधित करने वाला जो है वो डिफरेंट टाइप का बॉडीज हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे जो है गवर्नमेंट की बॉडी है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, अदर बॉडीज़ एंड ऑल इंस्टीट्यूशन विच आर इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है वो सभी संविधान के द्वारा जो है संबंधित सभी संस्थाएं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना। अगर टर्म मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून अगर बनाया गया है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई कानून बनाया गया है मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में, तो क्या करा जाएगा? तो टर्मिनेट माना जाएगा, वो असंगत होगा और वो विधियों के समक्ष जो है शून्य होगा उसका पावर। अब हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। 14 से 18 जिसको हमको पढ़ना है, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या बताया गया है? तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो है विधि के समक्ष जो है समानता के बारे में बताया गया। एक्सेप्शंस क्या है? आर्टिकल 361 एक एक्सेप्शन है इस पे, कंजर्वेशन टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द गवर्नर फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14 के तहत क्या बोला गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष सभी नागरिकों का जो है समान अधिकार की समानता होगी। जबकि इसमें समान अधिकार मतलब समान नागरिकों की बात करी जाती है, तो इस नागरिक में कौन नहीं आएंगे? देश के कौन नागरिक नहीं आएगा? तो गवर्नर और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं आएंगे। उन्हें विशेष छूट दिया गया है, चूँकि वो जो है सरकार के लिए वो काम करते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के जो है एडवाइस पर काम करते हैं। एक्चुअल में ये बातें हैं। और अगर वो किसी तरह का गैर संवैधानिक कार्य करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो उनको जो है टर्मिनेट जो है राज्यपाल को प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाएगा, और प्रेसिडेंट का जो है टर्मिनेशन इम्पीचमेंट के द्वारा करा जाएगा, जो कि हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। आर्टिकल 51-52 में ये सारी बातें को देखेंगे। 51-52 से लेकर के उधर पूरी देखेंगे हम लोग। जो है अभी तक इम्पीचमेंट कोई भी जो है राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगाया गया, चीफ ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं लगाया गया। पहली बार जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसके ऊपर लगाया गया था, उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस के आधार पर जो है आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हो, इससे प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 बोला गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल सिटीजन्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, सभी जो है नागरिकों का समान अधिकार या समान अवसर, ये समानता के लोक लोक नियोजन में जो है सभी नागरिकों का समान अवसर होगा। लोक नियोजन की मतलब है आप अगर गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी चाहते हो, तो जो आपका हक होगा वो अदर पीपल्स का भी होगा। लेकिन इसको भी जो है इसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देश में काफ़ी पिछड़े जातियों के लिए इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान जो है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 के तहत जो है फंडामेंटल राइट में इसको रखा गया है। और इसके तहत जो है वो किनको छूट दिया गया? एसटी को, एससी को और अदर बैकवर्ड क्लासेस के व्यक्तियों को दिया गया है आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया, भारत से अपरिष्यता का उन्मूलन या अंत। ओके। आर्टिकल 18 बोला गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स के उपाधियों का अंत, यानी कि डॉक्टर्स का उपाधि और डिफेंस का उपाधि छोड़ करके आप किसी
प्रकार का कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हो। आप अगर डॉक्टरेट किए हो तो डॉक्टर का उपाधि मिलेगा। डिफेंस में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, जनरल जो है वो लगा सकते हैं, बाकी अदर आदमी कोई भी नहीं लगा सकते। जैसे इंजीनियर लोग अपना जो है नाम का आगे ER लगाते हैं, लेकिन वो संवैधानिक रूप से काफ़ी गलत बात है, वो नहीं लगा सकते। आप पीछे लगा सकते हो, जैसे टाइटल लगाते हैं अपना जाति को भी लगाते हैं, तो आप पीछे लगा सकते हो, नाम के पीछे ना, नेम से आगे नहीं लगा सकते हो। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल जो है 19 to 22। राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। और राइट टू फ्रीडम की बात करी गई है। राइट टू इक्वालिटी अब दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। दूसरा में राइट टू फ्रीडम 19 से 22। 19 आर्टिकल 19 बोलता है देर आर फ्रीडम इन दिस पार्टिकल। देर आर द फ्रीडम इन दिस पार्टिकल। कौन कौन सा फ्रीडम दिया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है आर्टिकल 19(1) के तहत है, सब क्लॉज 1 के तहत। फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग जो है 2003 में इसको एक्सपैंड किया गया, इसको विस्तारित रूप दिया गया और आम लोगों के लिए झंडा फहराने की जो है अनुमति दे दी गई। पहले जो ये अनुमति थी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में थी और सरकारी भवनों में थी, लेकिन अब आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है, कोई गली चौराहे पे भी फहरा सकता है, लेकिन उसके लिए भी नियम कानून कई बने हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की आज़ादी है, प्रेस मीडिया वगैरह की आज़ादी इसी में बताया गया। फ्रीडम ऑफ रिमेन साइलेंट, शांत रहने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू नो, जानने की स्वतंत्रता इसके बारे में बताया गया है। फ्रीडम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस और अ मीटिंग ऑफ पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता इसमें बताया गया है। तीसरा बोला गया फ्रीडम टू मेक यूनियंस, आप एक संघ बना सकते हो। फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आप भ्रमण विचरण या घूम सकते हो। फ्रीडम टू लाइव एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आप रह सकते हो। सबसे पहला आंतरिक अशांति जो है 1975 में लगा था, नेशनल इमरजेंसी भारत में घोषित करा गया था, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट गिरने वाली थी ना, इसी से में काफ़ी केसेस भी में हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लास्ट में हम लोग देखेंगे केसेस भी यहाँ हुए थे फंडामेंटल राइट से संबंधित। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। एक्स फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि के संरक्षण, जब तक कोई व्यक्ति सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे जो है दंड नहीं दिया जा सकता। सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंसेस, एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान किया गया है। कंजर्वेशन फॉर बीइंग विटनेस अगेंस्ट ऑन, स्वयं के विरुद्ध जो है साक्षी या गवाह होने से संरक्षण, मतलब खुद के विरुद्ध आप गवाह नहीं दे सकते हो, आपको संरक्षण इसके लिए दिया है। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, इसी में बोला गया राइट टू प्रिवेसी। आर्टिकल 21 के ये में बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बात करी गई है। 2 में बोला गया राइट टू प्राइवेसी। 21 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट टू एजुकेशन, जिसमें जो है कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये हम लोग को आगे भी मिलेगा। आइडेड बाय 86वां संविधान संशोधन 2002 में करा गया था, और 2003 में क्या हुआ था, संथाली भाषा को जो है शेड्यूल 8 में रखा गया था। आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी से पूर्व जो अपराध बताना जो है पुलिस को अनिवार्य होगा। 24 घंटे के अंदर जो है उसे न्यायालय में पेश करना होगा। उसे पसंद के वकील और अधिवक्ता चुनने का अधिकार होगा। इन इमरजेंसी केस में क्या होगा, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 को जो है फ्रीज कर दिया जाएगा, जबकि 359 के तहत जो है आर्टिकल 21 और 20 जो है आपके लिए बना रहेगा, इसको नहीं फ्रीज किया जा सकता, ये टर्मिनेट नहीं करा जा सकता। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करी गई है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम देखें, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे। आर्टिकल 23 से 24, 23 और 24। 23 में बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव तस्करी एवं बलात् श्रम से प्रतिबंध करा गया है। यानी कि कोई भी किसी को बिना पैसे से आप काम नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती अपने अंदर में रख के किसी को काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम का निषेध करा गया है। मतलब 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है आप कहीं काम नहीं करवा सकते हो, खास करके कहीं खतरनाक कामों में आप नहीं, जैसे ग्लास फैक्ट्री हो गया, टोबैको फैक्ट्री, ये सब में आप काम नहीं करवा सकते हो। चौथा हमारा फ्रीडम बोला गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन के बारे में बताया गया, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। 25 में बोला गया राइट टू फॉलो एनी रिलीजियस इट्स कस्टम्स इन इंडिया। भारत में किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार होगा। आर्टिकल 26 बोलता है राइट टू कंडक्ट एनी रिलीजियस प्रोग्राम ऑन द मीट और अ मीटिंग। धार्मिक कार्यक्रम और कहीं भी जो है धार्मिक सम्मेलन कर सकते हो, का आयोजन जो है शांतिपूर्ण कर सकते हो। 27 बोलता है एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया जो है कैन बी कंसिडर्ड एज टैक्स फ्री। लेकिन ये हिंदू के लिए जो है काफ़ी जो है शर्मनाक बात यह है कि हिंदू के मंदिरों से जो है टैक्स वसूला जाता है, वहाँ के पैसों से देश का डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जाता है, जबकि ऐसा अदर जो है धार्मिक संस्थाओं में नहीं किया जा रहा है। आर्टिकल 28 बोलता है एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल नॉट बी प्रोवाइडेड रिलीजियस एजुकेशन। जो है कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाएगा, लेकिन ये इसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, हम लोग देखेंगे, जैसे मदरसा वगैरह चलाया जा रहा है। फ्रीडम 5 की बात करी गई है, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 एंड 30। 29 बोलता है कंजर्वेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। कंजर्वेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के कल्याण का संरक्षण। मतलब 7 कम्युनिटी हमारे देश में रहता है बेसिकली देखा जाए तो, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी वगैरह रहते हैं, जिसमें से 79.8% के आसपास हिंदू है 2011 जनगणना के अनुसार। इसके तहत जो व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, विकास, पालन एक प्रचार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 बोलता है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब माइनॉरिटी के लिए जो है वो धार्मिक शिक्षा संस्थान की स्थापना करने की जो है छूट दे गई है, और इसी के तहत जो है मदरसा का जो है वो फाउंडेशन और क्रिश्चियन लोग जो है अपना वो लोग भी करता है। राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 बोला गया है। इसमें 5 तरह की जो है रिट के बारे में बताया गया है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, और एक और है सर्टियरिटी। तो हैबियस कॉर्पस क्या है? टू गेट सम वन फिजिकली, जो है मैंडमस में बोला गया कर्मचारियों एवं संस्था को विभाग से संबंधित है अधिकार परीक्षा। प्रोहिबिशन मतलब लोअर कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, और लोअर कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय यहाँ भी बताया गया, इसको हम लोग डिटेल पीसीएस वाला वीडियो में देखेंगे। संविधान का उपयोग का अधिकार जो आर्टिकल 32 जो है वो BMR अम्बेडकर बोला है, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान का आत्मा बोला है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक हम लोग देखते हैं, फिर अगला क्लास में देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पार्ट 4 में बन रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। इसे जो है आयरलैंड से लिया गया है। एम क्या था इसका? टू मेक द वेलफेयर स्टेट, मतलब कल्याणकारी राज्य का निर्माण जो है करना था राज्यों को, राज्य सरकारों को जो है वो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसे डेवलप करना था। एक्सेप्शंस क्या है? तो इसके एक्सेप्शन में जैसे भाग 4 में नहीं रखा गया है, तो कौन कौन सा चीज़ें हैं जो कल्याणकारी के बारे में? रिजर्वेशन ऑफ एस टी एन एस टीज पोस्ट, पदों की अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण। आर्टिकल 350 से बोलता है दिस इज द ड्यूटी फॉर द स्टेट
टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि वो प्रारंभिक शिक्षा जो है लोकल लैंग्वेज में ही दे। 351 बोलता है हिंदी भाषा का विकास करना भी जो है राज्य का कर्तव्य होगा। हिंदी भाषा का जो है विकास करना राज्य का एक कर्तव्य होगा। आर्टिकल 36 बोलता है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 36 में डेफिनेशन बताया गया डीपीएसपी का। आर्टिकल 37 बोलता है वन कैन नॉट गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप जो है कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट, हम लोगों ने पहले भी देखा था इसको। आर्टिकल 38 दिस इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट्स टू रन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर सिटीजन। अपने जो है नागरिकों के लिए जो है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम को चलाएगा। आ स्टेट शुड मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जो है राज्य को आय की जो है असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ट्राई टू जो है मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। आर्टिकल 39 बोलता है इट डिफाइंस द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। राज्य जो है राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाने का प्रयास करता है। 39 अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू द सिटीजन। पर्याप्त संसाधन पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड फैसिलिटीज़। सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाएं टू मेंटेन गुड पब्लिक हेल्थ। लोक स्वास्थ्य का ध्यान करना। पीजेंट इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल। आर्टिकल 40 में एवरी स्टेट शुड हैज़ प्रोवाइड द जो है ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि जो है एवरी स्टेट शुड हैज़ जो है फॉन्डेड अ पंचायत बोल सकते हैं इसको ना। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू गेट वर्क। काम भी पाने की अधिकार होगा, वो डिपेंड करेगा कि राज्य कैसे उसको जो है देता। टू प्रोवाइड जस्ट ह्यूमन एंड कंडीशन टू वर्क। कार्य करने की जो है न्यायसंगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना, जो कि सारा जो है राज्य लगभग उल्लंघन ही करता है ये सारे नियमों। 43 बोलता है स्टेट शुड पे मिनिमम वेजेस फॉर वर्क। काम के लिए जो है राज्य कार्य के लिए न्यूनतम मेहनताना प्रदान करेगी। आर्टिकल 44 बोलता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है। प्रत्येक धर्म का एक जैसा न्यायालय होगा या न्याय होगा, जिससे गोवा में भी इसे लागू कर दिया गया। आर्टिकल 45 बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन। बिलो जो है ये हम लोग देखे थे, आर्टिकल 21 में भी देखे थे, वहाँ पे देखे थे यहाँ 6 साल से नीचे के बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन देना था, वहाँ 14 साल नीचे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना था। आर्टिकल 46 बोलता है डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इकोनॉमिकल राइट एंड जो है प्रिवेंशन फ्रॉम हैरेसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जाति जनजाति का शैक्षणिक और आर्थिक विकास और एवं शोषण से बचाव। 47 बोलता है स्टेट्स कैन बैन एनी फूड लिक्विड आइटम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक हेल्थ। के लिए जो है राज्य चाहे तो लोक स्वास्थ्य के कल्याण के लिए किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ को प्रतिबंध कर सकता है। 48 बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कृषि एवं पशुपालन का विकास जो है करने से संबंधित आर्टिकल 48 है, जिसमें जो 42वां संविधान संशोधन 76 में करा गया और 40A के तहत जोड़ा गया प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का सुरक्षा करना। 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट। 50 बोलता है दिस इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट सेपरेट, जो है सेपरेट करेगा एग्जीक्यूटिव और जो है जुडिशरी को, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो है सेपरेट करने का प्रयास आर्टिकल 50 करेगा। 51 क्या बोलता है टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस ऑफ द पीस इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। इंटरनल और एक्सटर्नल जो है पीस को जो बनाए रखने के लिए वो स्टेट्स जो है प्रतिबद्ध होंगे। पार्ट 4 ये भी हम लोग देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। ये रसिया से लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 46 में ही करा गया, जिसमें ऐड करा गया 10 ड्यूटीज़ को।
3 जो है वो कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए जो है कर्तव्य बताया गया 51 के तहत। लेकिन इसे जो है अब 11 हो गया, पहले 10 था अब 11 हो गया। तो एक कब जोड़ा गया भाई, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसमें एक और जोड़ दिया गया। तो अब देख लोगे इसको कि कौन कौन सा हमारे लिए ड्यूटी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टूडेंट हो तो इसको जानना है। बाकी हम लोग यूनियन के बारे में देखेंगे डिटेल में अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।